नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अभिषेक कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो राजनीति शास्त्र कक्षा 11-12 का प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे एक एक करके। इसमें कुल 80 प्रश्न हैं और 80 प्रश्न जितने भी यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं सभी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे देख लेंगे तो उम्मीद है कि आपके परीक्षा में बहुत अच्छा नंबर आने की संभावना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है। संविदावादी विचारक की नहीं है बताएंगे तो कौन सा हो जाएगा। पहला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवायथन, ऑन लिबर्टी, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑन लिबर्टी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में बता रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। यानी कि इसमें से जो दिया गया है कौन सा जो है भारत की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। तो बताएंगे दो का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये तो विचार है, विचार की स्वतंत्रता ये भी है, ये नहीं है। ठीक है, यहाँ नहीं पूछ रहा है तो यहाँ नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, विश्वास की भी है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था। चलिए बताएंगे निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था। अतिवादी बताएंगे जल्दी। और आप लोग का कितना प्रश्न सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। चलिए प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था। यहाँ देखिए नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो 3 का आंसर हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। चूंकि ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो नहीं थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के कटुतम आलोचक है। तो 4 नंबर का क्या हो जाएगा, सर हेनरी मेन, हॉब्स, बोंदा, लास्की। चलिए बताएंगे तो यहाँ पर सर हेनरी मेन। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। सर हेनरी मेन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया। ठीक है, चलिए बताइए किसने किया। प्रश्न संख्या 5 का सी हो जाएगा आंसर यहाँ पर। देखिए फ्रांसिस फुकुयामा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इतिहास का अंत के रूप में व्याख्यात किया था, किसने किया था, तो ये फ्रांसिस फुकुयामा किया था। प्रश्न संख्या 6 देखिए कह रहा है कि मार्क्सवादियों के अनुसार क्या है कि राज्य एक वर्गीय संरचना है, राज्य केवल श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य में संपूर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व होता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए 6 नंबर का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 नंबर में देखिए यहाँ पर कह रहा है कि राज्य एक वर्गीय संरचना है, मार्क्सवादियों के अनुसार ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में देखिए कह रहा है कि सूची 1 को मिलान करना है सूची सेकेंड से। सूची को यहाँ सेकेंड होना चाहिए था, गलत लिखा गया, यहाँ पर सेकेंड। सूची के साथ में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो सूची 1 और सूची 2 में हो जाएगा। देखिए 7 नंबर अब मिलाएंगे, यहाँ पर क्या होगा और नीचे में चलिए देखते हैं अब एक एक करके। यहाँ पर ए का हो जाएगा, किस में हो जाएगा, 4 नंबर में हो जाएगा। ठीक है, बी का हो जाएगा 3 नंबर में, और सी का हो जाएगा 1 नंबर में, डी का हो जाएगा 2 नंबर में, लास्ट में जो बच गया। तो यहाँ पर देखेंगे इसके अनुसार ए आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इस तरह के प्रश्न में ध्यान देंगे कि जो भी एक साथ मैच कर रहा है तो वहाँ पर आप जैसे एक जो मैच कर गया, जैसे कि ए नंबर में देखिए यहाँ पर 4 नंबर मैच कर गया, 4 नंबर ये भी है और 4 नंबर में ए भी है। ठीक है, तो बाकी ये दोनों तो आंसर ऑटोमेटिक कट गया। ठीक है, तो ऑटोमेटिक कट गया जाने के बाद अब यही दोनों मिलाएंगे और 2 नंबर में जो आएगा सही वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिक है, हर जगह ये काम नहीं आता है, कभी कभी ये काम आएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ।
संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत हुआ? 1968, 1967, 1971, 1972। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1968 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। प्रश्न संख्या 9, संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया था? चलिए बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया था, तो कब हो जाएगा? 1976 से 1985। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, यह कथन दिया हुआ नारा है। चलिए बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। ठीक है, इन्होंने B.R. अम्बेडकर ने यह नारा दिया था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। ठीक है, तो यह कथन B.R. अम्बेडकर साहब का है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है। लोक निगम का उत्तरदायित्व क्या होता है? नौकरशाही के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, या फिर संसद के प्रति? तो बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा? ये संसद के प्रति। लोक निगम जो होते हैं संसद के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, फिर से यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 में मिलान वाला आ गया है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, महात्मा गांधी हो जाएगा हिंद स्वराज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर B.R. अम्बेडकर, तो B.R. अम्बेडकर जो था कौन थे? एनिहल्स ऑफ कास्ट। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। और B.R. गोलवलकर जो थे वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा बंच ऑफ थॉट्स। और B.D. सावरकर जो थे, लास्ट में जो 2 बच गया, 4 नंबर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4। चलिए, यानी कि B नंबर ये सही हो गया। चलिए अगला देखते हैं। 13 नंबर में, किसने कहा कि युद्ध पुरुषों के लिए वही है जो स्त्रियों के लिए मातृत्व? ठीक है, युद्ध पुरुषों के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है। किसने कहा था? तो ये मुसोलिनी ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था? चलिए बताएंगे जल्दी। 73वां संविधान संशोधन कौन से प्रधानमंत्री के काल में हुआ था? तो 14 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा P.V. नरसिम्हा राव। ठीक है, P.V. नरसिम्हा राव। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, सत्ता के सहमति मॉडल की रचना की। सत्ता के सहमति मॉडल की रचना किसने किया था? बताएंगे। 15 का D हो जाएगा, बर्नार्ड। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर मिलते रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इस वक्तव्य का संबंध है। चलिए ये किसका संबंध है बताएंगे। 16 नंबर, तो आदर्शवादी जो थे वो कहे थे कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 17 नंबर, पॉलिटिक्स एमोंग नेशंस पुस्तक लिखी गई। पॉलिटिक्स एमोंग नेशंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा H.J. मॉर्गेनथाउ द्वारा। H.J. मॉर्गेनथाउ द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सा शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है बताएंगे। निम्न में से कौन सा शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहस्तक्षेप। अहस्तक्षेप हो जाएगा इसका आंसर D। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 19 नंबर, अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? 19 नंबर का हो जाएगा ये प्रतिपादित किया था किसने? अरस्तु ने। ठीक है, याद रखेंगे इसे। चलिए 20 नंबर में देखते हैं। जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जिले में कानून व्यवस्था को नियंत्रित कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? तो सामान्य नियंत्रण किसका होगा बताइए जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर DM का होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिलाधिकारी जो होता है उसका नियंत्रण होता है, चूंकि पूरे जिला का वो मालिक होता है। चलिए अगला प्रश्न, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए
देखिए प्रश्न को समझिए कि कहता है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो, एक नए राज्य बनाना हो, तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए? कौन सा अनुसूची जो है संशोधित होना चाहिए? तो 21 नंबर का क्या हो जाएगा? पहली अनुसूची। ठीक है, पहली अनुसूची को क्या करना पड़ेगा? संशोधित करना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कौटिल्य द्वारा जो सम्मिलित नहीं है वो बताएंगे। 22 नंबर का क्या हो जाएगा? तो निरुक्त। ठीक है, 22 नंबर का सी आंसर हो जाएगा, निरुक्त। चलिए उसके बाद देखते हैं 23 नंबर, अध्याचात्मक शासन प्रणाली आधारित है। अध्याचात्मक शासन प्रणाली इस पर आधारित है। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति में सत्ता केंद्रित करने में, अनेक व्यक्तियों को सत्ता प्रदान करने में, सरकार के 3 अंगों के मध्य सत्तार पृथक्करण में, केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता विभाजित करने में। तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सरकार के 3 अंगों के मध्य सत्तार पृथक्करण करने में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24। 24 का क्या हो जाएगा आंसर बताएंगे? तो 24 का हो जाएगा सी, R.H. टॉनी। ठीक है, क्या हो जाएगा? R.H. टॉनी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 25 में देखते हैं। 25 में कह रहा है कि जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? जिला और सत्र न्यायाधीश जो होता है ये किसके नियंत्रण में सीधा सीधी कार्य करता है? तो बताएंगे 25 का आंसर हो जाएगा जिलाधिकारी, राज्य का उच्च न्यायालय, राज्य का विधि मंत्री, राज्य का राज्यपाल। तो देखिए राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है, ठीक है, वो इसका सही आंसर होगा। राज्य का उच्च न्यायालय, जैसे पटना उच्च न्यायालय हो गया, या फिर जिस राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है वहाँ का सीधे नियंत्रण में कार्य करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 26। किसने कहा यूनान में एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया? बताइए ये वाक्य किनका है? किसने कहा था कि यूनान में एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया? किसने कहा था? तो ये गेटल ने कहा था। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में क्या कह रहा है कि अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है, मिल ने अपने यह विचार किस रचना में प्रकट किया था? मिल जो था ये अपने विचार किस रचना में प्रकट किए थे? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑन लिबर्टी। ठीक है, ऑन लिबर्टी में किया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 28। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरण है। कौटिल्य बताएंगे इसका अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है? बताएंगे जल्दी से। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? बताएंगे एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है। प्रश्न संख्या 29, तो इसका डी हो जाएगा, विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण। चूंकि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, चूंकि विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न संख्या है 30 में, निम्न में से कौन सा सरकार भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है? चलिए बताएंगे प्रश्न संख्या 30 में। तो नीति आयोग देखिए नहीं होगा, प्रधानमंत्री कार्यालय भी नहीं होगा, मंत्रिमंडल सचिवालय भी नहीं होगा। प्रश्न संख्या सी 30 का सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 31 में, न्यायिक पुनर्विलोकन का अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई? बताएंगे किस देश से हुई है? 31 का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, एक कठोर संविधान वह है, एक कठोर संविधान वह है जिसे संशोधित ना किया जा सके, जिसे आंशिक रूप से संशोधित किया जा सके, जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके। इनमें से कोई नहीं। देखिए तो कठोर संविधान कौन सा हो जाएगा? जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके। ठीक है, ये तो वो कठोर संविधान हो जाएगा। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पर भी सूची मिलाने के लिए आ गया। ठीक है, तो पहला का हो जाएगा यूरोपियन समाजवाद। तो यूरोपियन समाजवाद इसका हो जाएगा 4 नंबर में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो गया फेबियन समाजवाद। तो फेबियन समाजवाद को चला जाएगा ये सिडनी वेव, यहाँ पर 3 नंबर आना चाहिए, तो सिडनी वेव। ठीक है, तो 4 और 3, तो 4 और 3 देखें कहाँ पर है? 4 4 4 एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी।
3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। चलिए यानी कि बी या सी में से कोई एक सही होगा। चलिए अब यहाँ पर तीसरा नंबर मिलाते हैं, सी नंबर वैज्ञानिक समाजवाद। तो वैज्ञानिक समाजवाद यहाँ कार्ल मार्क्स हो जाएगा तो यहाँ पर, और लास्ट में ये बच गया था यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 34, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो 34 का क्या हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट ठीक है, यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद है जिन्ना, तो जिन्ना खिलाफत आंदोलन, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद MK गांधी चंपारण हो गया, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड, ठीक है। तो यहाँ नहीं पूछ रहा है तो MA जिन्ना सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 35 में लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है। लोक निगम प्रकार प्रशासन क्या करने की चेष्टा करता है, तो 35 में देखिए 35 का डी हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर कह रहा है कि सार्वजनिक जवाबदेहिता के कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण, ठीक है। चूंकि ये नहीं होगा, कारोबारी दक्षता नहीं होगा, नौकरशाही का लोकतांत्रिक वैधता नहीं होगा, प्रशासन में लोगों की सहभागिता नहीं होगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 36 में क्या कह रहा है कि छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं पूछ रहा है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है। तो अगला देखते हैं क्या है कि इसमें पहला में कह रहा है इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया, यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र के नागरिक जनसंख्या के नगरीय प्रशासन के लिए की गई है, यह एक वैधानिक संस्था है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 37 में निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। चलिए बताएंगे कौन सा बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। तो 37 का क्या हो जाएगा, देखिए लिंडसे, मैंडलैंड, बोंदा और ओटेगैर के, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा बोंदा, ठीक है। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, तो जल्दी से जल्दी लाइक करें। चलिए प्रश्न संख्या 38 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। देखिए दोनों संसद यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों के संसद के अलग अलग द्वारा पारित किया जाना चाहिए। तो बताएंगे कौन सा है 38 का, तो 38 का ए हो जाएगा, क्योंकि सामान्य तो होगा नहीं, कहीं भी लोकसभा राज्यसभा में भी जा सकता है, धन विधेयक लोकसभा में, वित्त विधेयक भी लोकसभा में, ठीक है। तो सामान्य संविधान संशोधन जो विधेयक होता है ये जो होता है दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है, ठीक है, बिमस्टेक का सदस्य नहीं है, बताएंगे कौन सा नहीं है। तो देखिए बिमस्टेक में बांग्लादेश भी आ जाता है, भारत भी आ जाता है, थाईलैंड भी आ जाता है, स्पेन नहीं आता है, ठीक है। तो स्पेन इसका सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 40, टोटल इसमें 80 प्रश्न है, और पार्ट 2 में चूँकि आपका रहता है PGT पॉलिटिकल साइंस में, बिहार शिक्षक बहाली में जो आप 11वीं 12वीं का जो परीक्षा दीजिएगा तो उसमें कुल 80 प्रश्न रहेगा सिर्फ राजनीति शास्त्र से। तो राजनीति शास्त्र का जो कुल 80 प्रश्न है तो एक सेट में 80 प्रश्न का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं 40 नंबर में कि शक्ति अभिजन का सिद्धांत किसने दिया था, बताएंगे। रॉबर्ट मिशेल, सी राइट मिल्स, सुम्पीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 40 का क्या हो जाएगा, सी राइट मिल्स, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 41, विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, मतलब कौन करता है, बताइए। तो भारत का राष्ट्रपति नहीं करेगा, संसद का वरिष्ठतम सदस्य ये भी नहीं करेगा, राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति ये भी नहीं करेगा, तो कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 42, बहुलवादी महत्व देते हैं। देखिए बहुलवादी महत्व किसको देते हैं, प्रश्न संख्या 42 का बताएंगे। तो बहुलवादी जो होता है वो समूहों और संगठनों को महत्व देते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43 में कह रहा है कि नगर राज्य का संबंध माना जाता है, नगर राज्य का संबंध किससे माना जाता है, तो प्राचीन यूनान से। ये सब बहुत पहले का क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग इसको रट जाइएगा बहुत अच्छी तरह, ये सब प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है। प्रश्न संख्या 44 में क्या हो जाएगा, प्रदत्त विधायन, ठीक है, प्रदत्त
विधायन, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 में कह रहा है कि भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है, किसने कहा था? चलिए, ये वाक्य किसने कहा था, ये वक्तव्य किसका था? तो प्रश्न संख्या 45 का हो जाएगा केसी वियर। ठीक है, केसी वियर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता? राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है तो FW मेटलैंड, ये जो है राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते थे। प्रश्न संख्या यहाँ पर 47, निम्न में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है? देखिए, शीत युद्ध से नहीं है किसका? प्रश्न संख्या 47 में देखेंगे तो शीत युद्ध का संबंध इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला देखते हैं। 47 के बाद 48, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देतांत, डेटेंट का तात्पर्य है। देतांत मतलब डेटेंट होता है, उसका तात्पर्य क्या होता है? ठीक है, 48 में तो इसका परस्पर शत्रुता, दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता, परस्पर अविश्वास, प्रतिस्पर्धा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बताएंगे? देखिए, इसका आंसर बी हो जाएगा, दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता। चलिए प्रश्न संख्या 49 में, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? देखिए, मूल कर्तव्य पूछ रहा है, कौन नहीं है? यहाँ पर नहीं विशेष रूप से देखेंगे आप लोग, कभी कभी परीक्षा में छूट जाता है ये, इसी में गड़बड़ हो जाती है। विद्यार्थी को यह नहीं वाला पता ही नहीं चल पाता है, जल्दीबाजी में वो गलत आंसर लगा करके चलाते हैं। तो इस प्रश्न को बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 49 में देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा जो है मूल कर्तव्य नहीं है। चलिए बताएंगे। तो देखिए, वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना ये भी होगा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा ये बिल्कुल है, संविधान में आबद्ध रहना और इसके आदर्शों का सम्मान करना बिल्कुल है, लोक निर्वाचन में मतदान करना ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये नहीं हो जाएगा, क्योंकि मतदान करना हमारा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि वो हमारा कर्तव्य है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 50 में, 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? क्यूबा मिसाइल संकट के समय में जो था अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था, बताएंगे। 50 का क्या हो जाएगा? तो कैनेडी था, JF कैनेडी। ठीक है, बी। चलिए अगला देखते हैं। 51 में, हेयर प्रणाली का तात्पर्य है, हेयर प्रणाली का तात्पर्य है 51 में क्या हो जाएगा? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। चलिए 52 में देखते हैं, किसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों के कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते हैं। 52 का क्या हो जाएगा? तो 52 का यहाँ पर वाइट, यहाँ पर ALD वाइट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? चलिए बताएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राम मनोहर लोहिया जो थे किसके समर्थक थे निम्नलिखित में से? तो ये हो जाएगा यहाँ पर विकेंद्रीकृत समाजवाद के समर्थक थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 54 में, न्यायिक पुनर्वलोकन का शक्ति प्राप्त है, न्यायिक पुनर्वलोकन का शक्ति प्राप्त है किसको? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है। प्रश्न संख्या 55 में देखेंगे, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है? चलिए बताएंगे। तो यह कथन देखिए फ्रेंड्स, ये गेटेल ने कहा था। ठीक है, गेटेल ने कहा था ये बात। अगला देखते हैं। 56 में, कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है, यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा किसने दिया था? तो डिग्बी, यह परिभाषा डिग्बी ने दिया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 57 में, मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए की है? मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए की? तो बताएंगे। 57 का क्या हो जाएगा? तो देखिए 57 के यहाँ डी हो जाएगा, राष्ट्रों में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी में भूमिका। ठीक है, डी आंसर होगा इसका सही। उसके बाद है 58 में, ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की थी? बताएंगे। 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 59 में, शांति के लिए एकता प्रस्ताव से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई थी? तो 59 का हो जाएगा महासभा।
ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 में अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो किसने किया था? तो समीर अमीन। समीर अमीन, यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 61 में देखते हैं। 61, दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? देखिए, दबाव समूह जो होते हैं वो चुनाव नहीं लड़ते। ये सारे काम करेंगे, ये लोग संगोष्ठी करेंगे, प्रचार करेंगे, लॉबिंग करेंगे, लेकिन ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है कौन सा नहीं अपनाते हैं, तो चुनाव लड़ना ये नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 61 में। अब यहाँ पर भी देखिए मिलान करने वाला फिर से आ गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पहला यहाँ क्या हो जाएगा? पहला का यहाँ पर हो जाएगा AMCT, इसका हो जाएगा जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार, व्यापक विनाश के हथियारों का प्रसार। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये 3rd नंबर। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 3rd नंबर कहीं आ रहा है, तो देखिए 3rd नंबर यहीं पर आ गया, पहला वाला ही। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग मिला सकते हैं। B का फर्स्ट, देखिए ये इसने कहा था, बिल्कुल सही है। C का सेकेंड बिल्कुल सही है, तो देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर A नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 63 नंबर में कि प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भाव, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। यह कथन किसका है? यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन रूसो ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 64 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया? किसने किया था 64 नंबर में? तो माओ त्से तुंग ने कहा था। बी सही है, इसका आंसर हो जाएगा। 65 में देखेंगे कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था क्या हो जाएगा? सिर्फ पूर्व राजनीतिक है, सिर्फ पूर्व सामाजिक है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों हैं या फिर ऊपर में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? दोनों हो जाएगा। ठीक है, राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों हैं, सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 66 में निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? कौन है जो आदर्शवादी विचारक नहीं है? हेगेल, ग्रीन, बेसांके, बेंथम। तो कौन हो जाएगा 66 का? डी बेंथम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 67 में निम्न में से किस प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार है? कार्य संपादन का एकाधिकार है, तो किसका हो जाएगा यहाँ पर? सूत्र अभिकरण, ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 68 में यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। यूपीएससी जो होता है ना, इसका अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कब तक होता है? कब कितने सालों तक का होता है? तो 68 का बताएंगे। ये देखिए 6 वर्ष होता है। ठीक है, 6 वर्ष तक का होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं 69 में कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 69 का क्या हो जाएगा? तो देखिए ये अनुच्छेद 393 में लिखा हुआ है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। ठीक है, तो अनुच्छेद 393 में याद रखेंगे। चलिए 70 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रवक्ता हैं? आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रवक्ता कौन है? तो ग्राहम वलास, ग्राहम वलास। ठीक है, 71 में क्या है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः, संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः पूर्णतः व्यक्तिगत मानव अधिकारों से संबंधित है, राज्यों के बीच संबंध है, शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है, बड़ी, मध्यम और छोटी शक्तियों के अधिकार और कर्तव्यों के लिए है। देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर देखिए सी में जो कह रहा है कि शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक, तो यहाँ पर ये सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 71 में किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? देखिए बताइए, किसने कहा था कि आधुनिक सभ्यता जो है वो 4 दिन की चांदनी है? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। चलिए अगला देखते हैं 73 में कि जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के थे? तो संपूर्ण क्रांति। ठीक है, संपूर्ण क्रांति। अगला देखते हैं 74 में अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह पंक्तियां किस पुस्तक से है? बताएंगे किस पुस्तक से है? तो दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, स्टेट एंड रेवोल्यूशंस, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। तो 74 का यहाँ पर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। चलिए अगला देखते हैं 75 में भारत के गवर्नर जनरल की पद की व्यवस्था का प्राविधान सर्वप्रथम द्वारा किया गया था, यानी किसके द्वारा किया गया था 75 का? तो 75 का बी हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833 का। ठीक है, 76 में देखते हैं निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अब यहाँ पर देखिए बताना कि सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है 76 का? तो देखिए यहाँ पर दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, जेम्स, ये आपका सही हो जाएगा। शक्ति सिद्धांत, ये भी सही हो जाएगा।
पितृसप्तमात्मक ये सही नहीं, मैकलाइन नहीं है। मातृसप्तमात्मक ये जाएंगे, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये गलत है, तो यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 77 में, कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यह ईश्वर तथा विवेक की बुद्धि विशुद्ध वाणी है, यह परिभाषा किसने दिया था? तो बताइए परिभाषा किसने दिया था? तो 77 का, तो ये परिभाषा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये अरस्तु ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 78 का, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पर फिर देखिए पूछ रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो देखते हैं क्या करके कि मोस्का द लर्निंग ये बिल्कुल सही है, पेरोटो ये भी सही है, रॉबर्ट मिशेल्स पॉलिटिकल पार्टीज ये भी सही है, लिपसेट वेल्थ ऑफ नेशंस ये नहीं सो, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 79 में देखेंगे कि यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं। ठीक है, कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के निम्नांकित महासचिवों की उनकी नियुक्ति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यानी कि कौन सा नियुक्ति कब हुआ था उस क्रम में आपको यहाँ पर सजाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 नंबर टिंग वैली में, और उसके बाद ये हो जाएगा आपका 2nd नंबर। ठीक है, उसके बाद यूथ हॉन्ट ये हो जाएगा 3 नंबर, उसके बाद ये हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि 3 4 1 2 3 4 1 2, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं अंतिम प्रश्न। किसका कथन है कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है? तो किसने कहा था? 80 का, तो यहाँ पर रे ए केलियंस ने कहा था, रे एल केलियंस ने कहा था। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि आप लोग का कितना सही हुआ है। ठीक है, आप लोग के लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मैं और आगे भी लाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।